国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। ली चियांग ने राज्य परिषद की नियमित बैठक की अध्यक्षता की। फिलीपींस द्वारा चीनी भूमि हुआंगयांग ताओ में कथित प्रादेशिक समुद्र बेसलाइन खींचने पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीनी जनमुक्ति सेना की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने 31 जुलाई को राज्य परिषद की नियमित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आर्थिक स्थिति पर पार्टी केंद्रीय समिति के वैज्ञानिक आकलन के अनुरूप सोच और समझ को एकीकृत करने, विकास में विश्वास मजबूत करने, संभावित जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सतत बेहतर और अधिक प्रभावी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि 15वीं पंचवर्षीय योजना की अच्छी शुरुआत हो सके। इसमें व्यापक आर्थिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से सुधारने, मौजूदा नीतियों का पूर्ण उपयोग करने और व्यावहारिक एवं प्रभावी नई नीतियों की शीघ्र योजना बनाकर उन्हें लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। घरेलू मांग को प्रभावी ढंग से बढ़ाने, उच्च क्षमता और मजबूत प्रेरक शक्ति वाले क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने और 15वीं पंचवर्षीय योजना में चिन्हित प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और 6 नेटवर्क की योजना और निर्माण को ठोस रूप से आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक में नए विद्युत ग्रिड और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के निर्माण पर रिपोर्टें सुनी गईं। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि हमें उच्च गुणवत्ता वाला नया विद्युत ग्रिड बनाना चाहिए, समग्र समन्वय और नीतिगत समर्थन को मजबूत करना चाहिए, परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षित उत्पादन पर कड़ाई से नियंत्रण रखना चाहिए, विद्युत ग्रिड निर्माण की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए, बढ़ती बिजली की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करना चाहिए और हरित एवं कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने 31 जुलाई को फिलीपींस द्वारा चीनी भूमि हुआंगयांग ताओ में तथाकथित प्रादेशिक समुद्र बेसलाइन खींचने पर एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि फिलीपींस की कार्रवाई ने चीन की प्रादेशिक भूमि की प्रभुसत्ता का गंभीर उल्लंघन किया है और यूएन चार्टर तथा यूएन समुद्र समझौते आदि अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन भी किया, जो गैर कानूनी और अप्रभावी है। चीन इसका डटकर विरोध करता है और इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। बयान में कहा गया कि हुआंगयांग ताओ चीन की अंतर्निहित भूमि है। हुआंगयांग ताओ और उसके पास के समुद्र पर चीन की निर्विवादित प्रभुसत्ता है। यह चीन का संप्रभु अधिकार और अधिकार क्षेत्र है। फिलीपींस की भूमिका श्रृंखलात्मक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से निर्धारित हुई है। हुआंगयांग ताओ कभी भी उसमें नहीं था। फिलीपींस ने जो एक तरफा तौर पर तथाकथित दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता की पहल की, उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांत और यूएन समुद्र समझौते समेत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। वह चीन और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संधि और दक्षिण चीन सागर में पार्टियों के व्यवहारों की घोषणा के विरुद्ध भी है। चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय वानिकी और घास भूमि प्रशासन, चीनी तटरक्षक बल और हाइनान सरकार ने 1 अगस्त को संयुक्त रूप से हुआंगयांग द्वीप राष्ट्रीय प्राकृतिक अभयारण्य के लिए प्रबंधन उपाय जारी किए। इसके अनुसार चीन हुआंगयांग द्वीप राष्ट्रीय प्राकृतिक अभयारण्य में एक दैनिक गश्ती प्रणाली स्थापित करेगा, ताकि विभिन्न प्रकार की अवैध कार्यवाहियों की तुरंत जांच की जा सके और कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। 1 अगस्त को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग और राष्ट्रीय वानिकी और घास भूमि प्रशासन के प्रकृति संरक्षण प्रबंधन विभाग के प्रमुखों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय का दक्षिण चीन सागर ब्यूरो हुआंगयांग द्वीप राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इसकी दैनिक सुरक्षा और प्रबंधन, संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी और पारिस्थितिक संरक्षण और बहाली शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने 31 जुलाई को नियमित प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि एपेक चीनी वर्ष शुरू होने से 3 उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठकें, 5 मंत्रियों की बैठकें,
180 से अधिक विभिन्न तंत्रों तथा क्षेत्रों की बैठकें आयोजित की गई है और कई प्रारंभिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। परिचय देते हुए माउनिंग ने कहा कि 16 से 29 जुलाई तक वर्ष 2026 एपेक डिजिटल सप्ताह श्रृंखलात्मक कार्यक्रम सचवांग प्रांत के छंगतू शहर में आयोजित हुए। विभिन्न पक्षों ने डिजिटल व स्मार्ट तकनीक से आर्थिक वृद्धि बढ़ाने और एआई विकास व इस्तेमाल पर कई महत्वपूर्ण समानताएं बनाई। इसके अलावा एपेक वन मंत्रियों की बैठक हाल ही में शनचन में आयोजित हुई। विभिन्न पक्षों ने वैश्विक वन लक्ष्य बढ़ाने पर व्यापक समानता बनाकर संयुक्त बयान जारी किया। चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 31 जुलाई को जनवृहद भवन में चीनी जन मुक्ति सेना की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री डोंग जून ने इसमें भाग लिया और भाषण दिया। शाम लगभग 5:30 बजे चीनी जन मुक्ति सेना के राष्ट्रगान की धुन के साथ स्वागत समारोह शुरू हुआ। डोंग जून ने भाषण देते हुए कहा कि इस वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ और लाल सेना के लॉन्ग मार्च की विजय की 90वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष जन मुक्ति सेना के शताब्दी लक्ष्य को प्राप्त करने की लड़ाई जीतने के लिए भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है। अतीत पर नजर डालते हुए और एक नई यात्रा पर आगे बढ़ते हुए चीनी जन मुक्ति सेना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बात सुनने और उसके नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चीनी जन मुक्ति सेना नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों के मार्गदर्शन का पालन करती है, सेना के राजनीतिक निर्माण को मजबूत करती है और ये सुनिश्चित करती है कि पार्टी ध्वज की दिशा सैन्य ध्वज की दिशा हो। चीनी सेना न्याय की समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाले विकृत कार्यों का संयुक्त रूप से विरोध करने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए तैयार है। इस प्रकार ठोस कार्रवाई के माध्यम से एक प्रमुख शक्ति की सेना के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करती है। 1 अगस्त को चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक पत्रकार के उस प्रश्न के उत्तर में, जिसमें अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों को तथाकथित शिनचांग संबंधी विधेयक की सूची में शामिल करने का जिक्र था, कहा कि चीन इस कदम की कड़ी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। चीन चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। एक पत्रकार ने पूछा, 31 जुलाई को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने उइगुर जबरन श्रम निवारण अधिनियम की सूची में 40 से अधिक चीनी कंपनियों को शामिल करने की घोषणा की। इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई पूरी तरह से निराधार है और वह घरेलू कानून के आधार पर तथाकथित मानवाधिकारों और जबरन श्रम की आड़ में चीनी कंपनियों पर मनमाने ढंग से एक तरफा प्रतिबंध लगाना जारी रखे हुए है। यह आर्थिक दबाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। अमेरिका के इन कदमों से संबंधित कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वैश्विक औद्योगिक एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता बुरी तरह प्रभावित हुई है। जापान ने 31 जुलाई को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो की स्थापना की और प्रधानमंत्री साने ताकायुची की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय सूचना सम्मेलन आयोजित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सैन्यवाद के उल्लंघन के शिकार देशों के लिए 731 घोर युद्ध अपराध का एक प्रतीक है। तत्कालीन जापानी सेना की 731 टुकड़ी ने चीन में गुप्त रूप से कीटाणु शस्त्र का अनुसंधान किया था और जीवित लोगों की शारीरिक परीक्षा की। इस विशेष दिन में जापान की कार्रवाई गौर करने योग्य है। विश्लेषकों के विचार में जापान सरकार सुरक्षा और प्रतिरक्षा के बहाने से सूचना संगठनों को एकीकृत कर केंद्रीकृत सूचना व्यवस्था बहाल करना चाहती है ताकि सैन्य विस्तार किया जा सके। ऐसी कार्रवाई सैन्यवाद के पुनर्जन्म को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए वास्तविक खतरा बन रही है। ध्यान रहे, वर्ष 1911 में जापान में विशेष उच्च पुलिस अनुभाग स्थापित होने के बाद वह देश में युद्ध विरोधी समूहों को क्रूरता से दबाता था। वर्ष 1940 में जापान ने विभिन्न सूचना संस्थाओं को एकीकृत कर मंत्रिमंडल का सूचना ब्यूरो स्थापित किया, जो चौतरफा तौर पर चीन पर अतिक्रमण करने और प्रशांत महासागर युद्ध चलाने के लिए समर्थन करता था। वैश्विक बाजार में मेड इन चाइना का जो टैग लगा होता है, उसे एक बार फिर अपडेट किया गया है। इस बार 3 नए उत्पादों के साथ कपड़ों, फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के असेंबली लाइन निर्माण से लेकर नई ऊर्जा वाहनों, लिथियम बैटरी और फोटोवोल्टिक उत्पादों के हरित ऊर्जा रूपांतरण तक और आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नवोन्मेषी दवाओं तक चीनी विनिर्माण के उच्च गुणवत्ता वाले विकास की दक्षता आश्चर्यजनक है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं
अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह है चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी विचित्र पंछी। दोस्तों, इस पुस्तक में चीन की हान, तिब्बती, मंगोल, उइगुर, कजाक, हुई, यूगुर, नाशी, तुंग 9 जातियों के 13 लोक कथाओं हैं। इस संकलन में तिब्बती जाति की शंखबाला, सोनाबाला, चांदीबाला और शंखबाला 3 ऐसे बहनों के बारे में है जो अपने लिए वर हासिल करना चाहती है। सोनाबाला एक भारतीय राजकुमार, चांदीबाला भीतरी प्रदेश के किसी राजकुमार और शंखबाला किसी नेक इंसान से शादी करना चाहती है। इस तरह शंखबाला भिखारी दिखने वाले एक नेक दिल आदमी को चुन लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह असल में एक राजकुमार ही है। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के साथ मैं लेकर हूँ हमारी कहानी विचित्र पंछी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसमें हम सुनेंगे उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है लेछुए का बेटा शाओतुंग। बहुत समय पहले एक बूढ़ा था। उसकी पत्नी कब की मर चुकी थी और उसका शाओतुंग नाम का इकलौता बेटा था। बाप बेटा दोनों मछुआगिरी के सहारे जैसे तैसे अपना गरीबी भरा जीवन बिताते थे। एक दिन बाप बेटा नदी तट पर मछलियां पकड़ रहे थे। उन्होंने पानी में अपना जाल फेंका और उन्हें उसमें एक बड़ी ब्रीम मछली फंसी मिली। बाप बेटा दोनों बड़े खुश हुए, मगर लाख कोशिशें करने पर भी जाल निकाला नहीं जा सका। क्या किया जाए? केवल यही उपाय रह गया कि बड़ी मछली को कई टुकड़ों में काट कर निकाला जाए। यह सोचकर बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, शाओतुंग, तुम घर जाकर कुल्हाड़ी लाओ। शाओतुंग दौड़ते हुए घर लौट गया। कोना कोना छान मारा, फिर भी कुल्हाड़ी नहीं मिली और नदी तट पर खाली हाथ लौटकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने इधर उधर काफी खोजबीन की, लेकिन कुल्हाड़ी मिली ही नहीं। मालूम नहीं आपने कुल्हाड़ी रखी कहाँ है। नाराज होकर बूढ़े बाप ने कहा, तुम बड़े बेवकूफ हो, कुल्हाड़ी तक खोज नहीं पाए। आओ, तुम मजबूती से यह जाल पकड़े रहो, नहीं तो बड़ी मछली हाथ से निकल जाएगी। यह कहकर उसने जाल की रस्सी शाओतुंग के हाथ में पकड़ाई और खुद कुल्हाड़ी लेने घर चला गया। उसी समय ब्रीम मछली की आवाज सुनाई दी। उसने शाओतुंग से विनती करते हुए कहा, अच्छे बेटे, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। मेरे भी बेटा बेटी हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं और मेरा बेटा बेटी तुम्हारे आभारी रहेंगे। आगे चलकर यदि कहीं तुम्हें कोई मुसीबत आ पड़े तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बात तो सही थी, आखिर वह भी जीव तो थी, उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपने बाप के आगे मैं क्या कहूँगा? शाओतुंग इसी उधेड़बुन में पड़ा हुआ था। तभी मछली ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? शाओतुंग ने कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ, मगर मेरे बाप का मिजाज बहुत खराब है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। यदि तुम्हें न छोड़ूं तो तुम्हें देखकर दया आती है। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मछली ने कहा, तो तुम ऐसा करो, जब तुम्हारे पिता आ जाएं, तो मैं जाल में छटपटाते हुए हलचल मचा दूंगी और तुम जाल पकड़ने में असमर्थता दिखाते हुए मुझे छोड़ देना।
यदि तुम्हारे पिता तुम्हें मारे तो तुम नदी में कूद पड़ना और मैं तुम्हें बचा लूंगी। थोड़ी देर में बूढ़ा कुल्हाड़ी लेकर आ गया। मछली ने जाल में उछल कूद करते हुए हलचल मचाई और जाल पकड़े श्याओतुंग गिरते पड़ते खूब चिल्लाने लगा, पिताजी जल्दी आओ, जाल संभाला नहीं जा रहा। श्याओतुंग ने उसी तरह चिल्लाते हुए जाल की रस्सी छोड़ दी और उधर मछली तेजी से नदी तल में गायब हो गई। बूढ़ा जिंदगी भर मछली का शिकार करता रहा था, मगर इससे पहले उसके हाथ इतनी बड़ी मछली कभी नहीं लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने ही बेटे के हाथ से इतनी बड़ी मछली छूट गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया और कुल्हाड़ी ऊंची उठाते हुए बेटे को मारने दौड़ा। ये देखकर श्याओतुंग के होश उड़ गए और वह झट नदी में कूद गया। मछली ने श्याओतुंग को पानी में कूदते देखा और मुंह खोलकर उसे अपने पेट में निगल लिया। इसके बाद वह तैरकर एक गहरे पोखर में चली गई। श्याओतुंग मछली के पेट में 7 दिन तक रहा। 8वें दिन उसने मछली से प्रार्थना की, मैं धरती पर लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मछली ने हामी भरते हुए कहा, अच्छी बात है, तुमने मुझे बचाया है और मैंने भी यह वचन दिया है कि जब कभी किसी भी मुसीबत में तुम इस पोखर में आ जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। मछली ने बात खत्म करके अपना सिर पानी की सतह से ऊपर उठाकर एक सांस छोड़ी और फट-फट की आवाज के साथ श्याओतुंग नदी तट पर पटका गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दिया। उसने सोचा, नदी तट के साथ साथ चलूं तो जरूर कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा। वह दिन भर चलता रहा। एक बड़े रेगिस्तान से गुजरकर पथरीली घाटी में पहुंच गया। घाटी के एक चश्मे से साफ व ठंडा पानी कलकल बह रहा था। घाटी के आसपास जंगल था और जमीन पर हरी भरी घास उगी हुई थी। रंग बिरंगे फूल खिले थे और चिड़िया सुरीली आवाज में चहचहा रही थी। श्याओतुंग ने इस खूबसूरत दृश्यावली का खूब आनंद उठाया। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं यहीं जरा आराम करूं। यह सोचकर वह मुलायम घास के मैदान में लेटे लेटे ही सो गया। जागने के बाद वह कहीं जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ची ची की आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर देखा कि कगार के नीचे की ओर 2 छोटे गिद्ध अपनी तेज आंखें चमकाते हुए क्रंदन कर रहे थे। श्याओतुंग ने घाटी में नीचे की ओर देखा तो वहां एक बड़ा अजगर पत्थर की गुफा से नन्हे गिद्धों की ओर रेंगता हुआ आ रहा था। श्याओतुंग उठा और झट घाटी के एक तरफ जाकर एक बड़ा पत्थर उठाकर अजगर पर दे मारा। पत्थर की चोट से अजगर का सर पिचक गया और वह वहीं ढेर हो गया। छोटे गिद्ध यह देखकर बड़े खुश हुए कि श्याओतुंग ने उनके जानी दुश्मन अजगर की जान ले दी है। उनमें से एक ने कहा, जिस किसी ने बड़े अजगर को मारा है, हम उसकी कृतज्ञता का बदला चुकाएंगे। यह सुनकर श्याओतुंग कई कगारों को पार करके छोटे गिद्धों के घोंसले के पास पहुंचा। गिद्धों ने अपने पंखों से श्याओतुंग की कनपटी और मुंह को छूते हुए बड़ी एहसानमंदी के साथ कहा, यदि आप न होते तो हम जरूर बड़े अजगर का शिकार बन जाते। हम आपकी भलाई की बात अपने माता पिता को बताएंगे और उनसे आपकी कृतज्ञता का बदला चुकाने को कहेंगे। लेकिन अगर आप अभी यहीं खड़े रहे तो हमारे माता पिता घर लौटने पर आपको देख लेंगे और यह न जानते हुए कि आप नेक दिल आदमी हैं, आपको आघात पहुंचा सकते हैं और उनके घर लौटने का वक्त है। आप शीघ्र किसी एक के पंखों के नीचे छिप जाइए। यह कहकर एक गिद्ध ने श्याओतुंग को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। सचमुच ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और आंधी तूफान चलने लगा। तेज हवा से जमीन पर गिरे झाड़ झंखाड़ों की उठा पटक होने लगी और सूर्य पीली धूल से ढक गया। उसी समय घनघोर बादलों में से 2 भीमकाय गिद्ध उड़कर आए और घाटी के ऊपर 3 बार चक्कर लगाकर जमीन पर उतरे। दोनों ने अपने शिकार एक बड़ी साही को छोटे गिद्धों के सामने रख दिया।
आम दिनों को छोटे गिद्ध शिकार देखते ही झपटने लगते, मगर आज माहौल कुछ अजीब सा था। वे जहां के तहां खड़े बड़े गिद्धों की ओर ही एक टक देख रहे थे। छोटे गिद्धों के माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बेटे, मांस तैयार है, खाते क्यों नहीं? एक टक क्या देख रहे हो? छोटे गिद्धों ने एक स्वर में सवाल किया। अगर नेकदिल आदमी मिल जाए तो उसके साथ नेकी की जाए या बदी? माता पिता ने जवाब दिया, बेशक उसके साथ नेकी करनी चाहिए। छोटे गिद्धों ने कहा, आज एक आदमी ने बड़े अजगर को मारकर हम दोनों की जान बचाई है। यह कहने के बाद एक छोटे गिद्ध ने अपने माँ बाप को मरा हुआ अजगर दिखाया। बड़े गिद्धों ने पूछा, वह आदमी कहाँ चला गया? उसी समय दूसरे छोटे गिद्ध ने अपने पंख ऊपर उठाए और श्याओतुंग को सामने करते हुए कहा, यही वह सज्जन है। बड़े गिद्धों ने छोटे गिद्धों को देखकर श्याओतुंग को सलाम करते हुए अपने सिर हिलाए और कहा, कितने ही सालों से हमारा कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सका। हर साल वह बदमाश हमारे बच्चे खाता रहा। आप धन्य हैं, आपने हमारी इस मुसीबत की जड़ को ही काट फेंका। बड़े गिद्धों ने फिर अपने पंखों से श्याओतुंग का मुंह और आंखें पलोसते हुए कहा, हम आपके आभारी हैं और आपकी कृतज्ञता का बदला चुकाएंगे। आप बताइए कि क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य पूरा करने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। श्याओतुंग ने जवाब दिया, आपका बहुत धन्यवाद, फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद एक बड़े गिद्ध ने अपने दाएं पंख से एक पर निकालकर श्याओतुंग को देते हुए कहा, यह ले लीजिए। बाद में अगर कहीं भी कोई मुसीबत हो तो आप इस पर को जलाएं, हम जरूर आपकी मदद करने आएंगे। श्याओतुंग ने वह पर अपने पास रख लिया और मुड़कर कगार से नीचे उतरने ही वाला था कि बड़ा गिद्ध बोला, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। कहने के बाद उसने श्याओतुंग को लाद कर झट समतल भूमि पर पहुंचा दिया। श्याओतुंग फिर अपने रास्ते पर बढ़ने लगा। एक दिन चलते रहने के बाद वह एक पर्वत की तलहटी में पहुंचा। उसने देखा कि कोई शिकारी एक लोमड़ी की ओर बंदूक से निशाना लगा रहा है। लोमड़ी छिपने की कोई जगह न मिलने की वजह से परेशान थी। श्याओतुंग के मन में यह विचार आया, लोमड़ी के भी तो बच्चे होंगे, यदि वह मर गए तो उसके बेटा बेटी कितने दुखी होंगे। शिकारी अपनी बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि श्याओतुंग ने लपक कर शिकारी को रोकते हुए कहा, दादा, उसे छोड़ दीजिए। अगर आप उसे मार डालेंगे तो उसके बेटा बेटी का क्या होगा? इस पर शिकारी अपनी बंदूक नीचे करके आगे चला गया। लोमड़ी ने आभार प्रकट करते हुए श्याओतुंग से कहा, नेक इंसान, आपने मुझे बचाया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, अपने मकसद तक पहुंचने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। श्याओतुंग बोला, फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोमड़ी ने कहा, अच्छा, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि भविष्य में आप कहीं भी हों और किसी भी समय किसी भी मुसीबत में फंस जाए तो इस पर्वत के नीचे आग जलाकर धुआं उठा दे। मैं कितनी ही दूरी पर भी क्यों न हूँ, झट आपकी मदद करने आ पहुंचूंगी। यह कहकर लोमड़ी चली गई। श्याओतुंग लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ता गया। एक दिन बाद वह एक बड़े नगर में पहुंच गया। वह सड़क पर चहल पहल निहार रहा था। उस समय उसने देखा कि लोगों की भीड़ उसकी ओर आ रही है। श्याओतुंग ने शंकातुर होकर एक बूढ़े से पूछा, दादाजी, आप इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? अच्छा बेटा, तुम नहीं जानते, हम मक्तल की ओर जा रहे हैं। मक्तल कौन सी जगह है? वहाँ लोगों को कत्ल किया जाता है। आज एक नौजवान का सिर काटा जा रहा है, हम वही देखने जा रहे हैं। बूढ़े ने कहा, उस नौजवान का सिर क्यों काटा जा रहा है? उसने क्या कसूर किया है?
बेटा, तुम इसके बारे में इतना खोद खोद कर क्यों पूछ रहे हो? उस नौजवान ने न तो किसी की हत्या की है और न ही कोई चोरी की है। उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। वह सिर्फ शादी के समझौते की शर्त पूरी नहीं कर पाया है। शादी के समझौते की शर्त? ये शादी की भी कोई शर्त होती है? शाओ तुंग यह जानने के लिए उतावला था। दरअसल बात यह थी कि उस नगर में एक राजा था और उसकी एक खूबसूरत लड़की थी। राजकुमारी के पास एक जादुई आईना था। उस आईने में स्वर्ग और नर्क दोनों साफ साफ नजर आते थे। राजकुमारी से विवाह का अनुरोध करने के लिए अनगिनत नौजवान आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि शादी के लिए राजकुमारी की एक शर्त यह थी कि शादी का अनुरोध करने आने वाला कोई भी व्यक्ति 3 दिन के अंदर एक ऐसी जगह चुन ले जिसे वह छिपने के लिए सबसे सुरक्षित समझता हो। चौथे दिन राजकुमारी जादुई आईना लेकर महल की ऊपरी मंजिल पर जाती और वह आईने से उसे ढूंढने की कोशिश करती थी। अगर आईने से उस व्यक्ति की खोज कर ली गई तो न सिर्फ शादी नहीं होती थी, बल्कि उस व्यक्ति का सिर भी काट दिया जाता था। ऐसे अनेक लोगों की जाने जा चुकी थी जिन्होंने राजकुमारी से विवाह का अनुरोध किया था। इसी वजह से अब उस नौजवान का वध किया जाने वाला था। ये सारी बातें जानने के बाद शाओ तुंग सोच में पड़ गया। यह कितनी कड़ी शर्त थी शादी का अनुरोध करने की। अगर इसे रद्द न करवाया गया तो कौन जाने कितने अच्छे हुए नौजवानों को खामखा कत्ल कर दिया जाएगा। शाओ तुंग सीधे राजमहल के फाटक पर पहुंचा और दरबानों से बोला, मैंने सुना है कि आपकी आदरणीय राजकुमारी सगाई के लिए वर चुनाव कर रही हैं। इसलिए मैं शादी का अनुरोध करने के लिए खास तौर पर दूर से आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा अनुरोध राजकुमारी तक पहुँचा देंगे। उन्हें यह भी बताएं कि मैं उनकी छिपने की शर्त पूरी करने के लिए तैयार बर तैयार हूँ। दरबानों की रपट सुनने के बाद राजकुमारी ने फौरन कहा, ठीक है, तुम जाकर उस नौजवान को बताओ कि वह इसी समय से अपनी मर्जी के अनुसार कोई ऐसी जगह ढूंढ ले और वहां अपने को अच्छी तरह छिपा ले, और चौथे दिन इसी वक्त मैं राजमहल की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर उसे खोज निकालूंगी। दरबानों ने शाओ तुंग को राजकुमारी की बात बताई। शाओ तुंग ने सोचा, मुझे बड़ी ब्रीम से मदद लेनी चाहिए। इस तरह 3 दिन तक नदी के किनारे किनारे गहरे पोखर की ओर चलता रहा। वहां पहुंचने के बाद वह उसमें कूद पड़ा तो मछली उसे सहारा देते हुए काफी दूर तक तैरती चली गई। उसने तैरते हुए शाओ तुंग से पूछा, ऐसी कौन सी मुसीबत है जिससे उबारने में तुम्हारी मदद करूं? शाओ तुंग बोला, मेरी दोस्त, झटपट मुझे छिपा लो। यदि तुम मुझे इस तरह छिपा नहीं सके कि कोई मुझे खोज न पाए, तो मैं अनेक नौजवानों को मौत के मुंह से बचा सकूंगा। अगर मुझे ढूंढ लिया गया तो मुझे मार दिया जाएगा। मछली बोली, अच्छी बात है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और शाओ तुंग को अपने पेट में निगलकर पोखर की गहराइयों में तैर गई। उसने यह आज्ञा भी दी कि तमाम छोटी मछलियां नदी के ऊपरी तल में तैरे और वहां खूब कीचड़ उछाल उछाल कर नदी का पानी गंदला कर दें। अनगिनत छोटी मछलियां झुंडों में तैरती हुई अपने सिर और पूंछें हिला हिलाकर कीचड़ उछालने लगी। थोड़ी देर में ही साफ सुथरा पानी एकदम कीचड़ में बदल गया और इससे नीचे सूर्य की किरणें भी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है मछुए का बेटा शाओ तुंग। चौथे दिन निश्चित समय पर राजकुमारी राजमहल की ऊपरी मंजिल पर पहुंची। उसने जादुई आईने से चारों ओर देखना शुरू किया।
आईने में पर्वत श्रृंखलाएं साफ साफ नजर आई, चरागाह और रेगिस्तान दिखाई दिए और सातों तहों के बादल भी दृष्टिगोचर हुए। वहां शावतुंग कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसने नदियां और झील नाले देखने शुरू किए। इस बार शावतुंग की पूरी शक्ल साफ साफ नजर आई। राजकुमारी ने देखा कि एक नदी के ऊपरी भाग में अनगिनत छोटी मछलियां पानी मथ रही हैं और नदी के निचले भाग के एक गहरे पोखर में एक बड़ी ब्रीम मछली तैर रही है। उसके पेट में शावतुंग चैन की नींद सो रहा है। मैंने खोज लिया, राजकुमारी ने कहा और अपने दरबारियों को आज्ञा दी। उस नदी की ओर 3 दिन का रास्ता तय करो। वहां नदी के निचले भाग के एक गहरे पोखर में एक बड़ी ब्रीम मछली है और उसके पेट में वह युवक सो रहा है, लेकिन तुम लोग उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि उस नदी का पानी इतना गंदा है कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहां जाकर सबसे पहले तुम लोग नदी के ऊपरी तल से तमाम छोटी मछलियों को भगा दो। इससे पानी साफ हो जाएगा और बड़ी ब्रीम मछली दिखाई देगी। जाओ, उस नौजवान को पकड़ लाओ। दरबारियों ने बड़ी सेना लेकर 3 दिन का रास्ता तय किया और वे नदी के उस भाग तक पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार तमाम छोटी मछलियों को भगा दिया। इसके बाद पानी साफ हो गया तो वहां उन्होंने देखा कि एक गहरे पोखर में सचमुच एक बड़ी ब्रीम मछली मौजूद है। उन्होंने शीघ्र ही सिपाहियों को हुक्म दिया, अब छोटी मछलियों को भगाना बंद करो और जल्द ही जाल पोखर में फेंको। सिपाहियों ने जाल फेंका और साथ ही वे चिल्लाए, अरे नौजवान, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें खोज लिया है। तुम ऊपर आओ और अपने वचन का पालन करो। शोर शराबे से शावतुंग जाग उठा। उसने सोचा कि शेर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। युवकों को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। उसने मछली से कहा, देखो, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे नदी तट पर पहुंचा दो। मछली ने अपना सिर पानी की सतह तक उठाया और शावतुंग को नदी पर पटक दिया। दरबारियों और सिपाहियों ने शावतुंग को राजकुमारी के सामने उपस्थित किया। राजकुमारी की शादी का अनुरोध करने वालों के सामने यह शर्त रखे जाने के बाद से अनेक युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन वे सब युवक पथरीली गुफा, रेगिस्तान वगैरह ऐसी जगहों पर छिपे थे जहां आसानी से खोज की जा सकती थी। सिर्फ शावतुंग ही अकेला था जो बड़ी ब्रीम मछली के पेट में छिपा था। इस पर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। इसलिए जब राजकुमारी ने शावतुंग का वध करने की आज्ञा दी तो राजा उसे माफ कर देने के लिए राजकुमारी से अनुरोध करने लगा, जरा ठहरो मेरी प्यारी बेटी, इस बार उसका वध मत करो। यदि तुम मुझे अपना पिता समझती हो तो उसे फिर एक बार अपने को छिपाने का मौका तो दो। राजकुमारी अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शावतुंग से कहा, इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और फिर एक बार अपने आप को छिपा सकते हो। अब जाओ। शावतुंग ने सोचा, अब कहाँ जाकर छिप जाऊं? उसे बड़े गीतों की याद आई। वह रेगिस्तान में पहुंच गया और उनका दिया हुआ पर निकालकर जला दिया। पल भर में घनघोर घटाएं छाने लगी। तूफान उठ गया और आकाश एकदम धूमिल हो गया। उसी समय बादलों से एक बड़ा गिद्ध उड़ते हुए आया और आकाश में 3 चक्कर लगाकर शावतुंग के सामने ही उतर गया। उसने शावतुंग से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्या मुसीबत है जिससे उबारने में मेरी मदद की जरूरत है? शावतुंग ने पूरी बात बड़े गिद्ध को बताई और अनुरोध करते हुए कहा, मेरे विश्वसनीय दोस्त, एक ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढने में मेरी मदद करो जहां मैं छिप सकूं। बड़ा गिद्ध बोला, अच्छी बात है, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, लेकिन याद रखो कि नीचे की ओर हरगिज नहीं देखना, वरना सिर में चक्कर आने से नीचे गिर जाओगे। शावतुंग गिद्ध की पीठ पर सवार हो गया और गिद्ध बादलों से घिरे ऊंचे आकाश की ओर उड़ गया। 3 दिन बाद राजकुमारी राजमहल की
ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और अपने जादुई आईने से चारों ओर खोज शुरू कर दी। नदियों में भी वह नजर नहीं आया और झील तालाबों में भी उसकी छाया तक दिखाई नहीं दी। फिर वह नौजवान कहाँ छिप गया? राजकुमारी यह सोच ही रही थी कि अनजाने ही में उसने जादुई आईने को आसमान की ओर घुमाया तो उसमें यह साफ साफ दिखाई दिया कि बादलों की 7वीं तह में एक बड़ा गिद्ध शातुन को अपनी पीठ पर लादे उड़ रहा है। उसने अपने दरबारियों से कहा, मैंने खोज ही लिया, मगर उसे पकड़ना पिछली बार से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस बार वह बड़े गिद्ध के पीठ पर सवार है और ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। उसे न तो गोलियों से मारा जा सकता है और न ही उससे बात करने में कोई फायदा है। लेकिन अब भी एक उपाय है कि मैं अक्सर देखती हूँ कि वह बड़ा गिद्ध एक लंबे अरसे तक उड़ने के बाद साफ पानी पीने के लिए हर रोज एक तालाब के पास उतर जाता है। तुम सबसे पहले तालाब के पास नरकट के झाड़ों में छिप जाओ। बड़ा गिद्ध उतरे तो वह युवक भी गिद्ध की पीठ से उतरेगा और वे साथ साथ तालाब के पास जाकर पानी पिएंगे। ऐसे मौके पर तुम लोग बड़े गिद्ध को भगाकर उस युवक को पकड़ लो। दरबारी अनेक सिपाहियों को लेकर तालाब के पास पहुंच गए और नरकट के झाड़ों में छिपकर इंतजार करने लगे। 3 दिन और 3 रातों तक उड़ते रहने के बाद बड़े गिद्ध को बहुत प्यास लगी। वह तालाब के पास ही नीचे आया और शाओतुंग भी उसकी पीठ से उतरा। वे दोनों पानी पीने ही वाले थे तो नरकट के झाड़ों में छिपे दरबारी और सिपाही जोर जोर से चिल्लाने लगे। बड़ा गिद्ध डर के मारे उड़ गया। शाओतुंग गिद्ध की पीठ पर सवार नहीं हो पाया और उसे गिरफ्तार करके राजकुमारी के सामने पेश किया गया। इस बार सब लोग और अधिक अचंभे में पड़ गए। राजकुमारी ने शाओतुंग का वध करने का हुक्म दिया तो रानी उसे माफ कर देने का अनुरोध करने लगी। इस नौजवान ने कम आश्चर्यजनक काम नहीं किए हैं। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो तो इस बार उसे माफ कर दो। कहावत है कि सफलता बार बार कोशिश करने पर ही निर्भर करती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उसे फिर एक बार छिपने का मौका दो। राजकुमारी अपनी माँ को दुखी होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बात पर राजी हुई और शाओतुंग से बोली, अच्छी बात है, अपनी माँ के कहने से फिर एक बार तुम्हें माफ करती हूँ और दोबारा छिपने का मौका देती हूँ। लेकिन याद रखना, यह आखिरी दफा है, मगर शर्त बिल्कुल पहले की ही तरह है। यदि मैं तुम्हें खोज पाई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। यदि तुम्हें खोजने में मैं असफल रही तो मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। यह बात शाओतुंग के लिए बिल्कुल साफ थी कि यदि इस बार वह फिर खोज निकाला गया तो उसके लिए माफी की सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। अब क्या किया जाए? काफी सोच विचार करने के बाद उस लोमड़ी की प्रतिज्ञा की याद आई और वह उससे मदद लेने का अनुरोध करने लगा। वह एक दिन चलता रहा और दूसरे दिन दोपहर को उस पर्वत की तलहटी में पहुंच गया जिसमें उसने लोमड़ी को बचाया था। उसने झटपट घास में आग जला दी और थोड़ी देर में धुआं भी निकलने लगा। लोमड़ी तेजी से दौड़ती हुई आई और शाओतुंग से बोली, मेरे अच्छे दोस्त, क्या कोई आफत आ गई है जिससे उबरने में मेरी मदद की जरूरत है? शाओतुंग ने शुरू से आखिरी तक पूरी बात लोमड़ी को बताई और उसे बचाने के लिए उससे अनुरोध किया। लोमड़ी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ हामी भरते हुए कहा, अरे यह कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें तो सबसे पहले मेरे यहाँ आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? खैर, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको। यह कहकर लोमड़ी ने सुरंग खोदनी शुरू कर दी। सुरंग तैयार हो गई। लोमड़ी उसमें घुस गई। शाओतुंग सुरंग के बाहर इंतजार करता रहा, मगर लोमड़ी बाहर नहीं निकली। फिर एक दिन गुजर गया, लेकिन लोमड़ी का साया कहीं नजर नहीं आया। फिर एक और दिन निकल गया तथा किस्मत आजमाने का वक्त आ ही गया। राजकुमारी थोड़ी देर बाद राजमहल की ऊपरी मंजिल पर चढ़ने ही वाली थी, फिर भी लोमड़ी नहीं आई। अब क्या होगा? शाओतुंग बेहद अधीर हो रहा था और उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।
तभी लोमड़ी ने सुरंग से बाहर निकलकर उससे कहा, अब तुम सुरंग में घुस आओ दोस्त। मैंने इस सुरंग को राजकुमारी के महल के एकदम नीचे तक खोद डाला है। सुरंग के आखिरी छोर पर भू सतह बहुत पतली है। उसमें मैंने एक छोटा सा छेद बना दिया है जिसके जरिए सूर्य की किरणें अंदर पहुंच सकती हैं। अब तुम वहां जाकर इंतजार करो और राजकुमारी तुम्हें देख नहीं पाएगी तो वह यही कहेगी, अच्छी बात है, वह युवक मुझे लेने आएगा तो मैं उससे शादी करूंगी। यदि राजकुमारी राजमहल की ऊपरी मंजिल से नीचे उतरकर उस जगह से गुजरे जहाँ छेद बना है तो तुम उसी छेद की जगह पर अपने सिर से धक्का देना और वहां से बाहर निकलकर राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लेना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। जाओ मेरे मित्र, तुम्हारी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह कहकर लोमड़ी पर्वत की ओर चली गई। शाओतुंग फौरन सुरंग में घुस गया और उसी वक्त राजकुमारी भी महल की ऊपरी मंजिल पर पहुंची। राजकुमारी ने आईने में दूर से नजदीक तक खोज शुरू कर दी। उसने पहाड़ियां और घाटियां देखी, चरागाह और रेगिस्तान देखे, नदी नाले तथा झील तालाब देखे और बादलों से घिरा आकाश छान मारा, लेकिन शाओतुंग की छाया तक दिखाई नहीं दी। राजकुमारी दूर से धीरे धीरे नजदीक की ओर देख रही थी तो शाओतुंग भी धीरे धीरे रेंगते हुए राजकुमारी के पास पहुंच रहा था। यह सौभाग्य की बात थी कि राजमहल की जिस जगह पर राजकुमारी खड़ी थी ठीक उसी के नीचे राजकुमारी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह स्वाभाविक था कि शाओतुंग का पता नहीं चल पाया। राजकुमारी को शाओतुंग का कोई अता पता नहीं मिला तो उसे बड़ी निराशा हुई और वह राजमहल से नीचे उतरने लगी। फिर खुद ब खुद बुदबुदाई, नौजवान, चाहे तुम कहीं भी क्यों न हो, अब आओ मेरे पास। अपनी शर्त के अनुसार मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। सुरंग में राजकुमारी की यह बात सुनकर शाओतुंग ने फौरन अपने सिर से उस स्थान पर जहाँ से रोशनी आ रही थी धक्का देकर एक बड़ा छेद बना दिया और वह उससे बाहर कूद पड़ा। उसने झट राजकुमारी की बाह पकड़ ली। उधर राजा भी राजकुमारी का शाओतुंग से ब्याह करने पर सहमत थे। उसने अपने मातहत तमाम स्त्री पुरुषों, बच्चे बूढ़ों, कुल मिलाकर 41 लोगों को बुला लिया और शानदार दावतें आयोजित की ताकि शाओतुंग की सुखी जिंदगी का अभिनंदन किया जा सके। शादी की रस्म अदा की जाने वाली थी तो शाओतुंग ने तमाम शाही रिश्तेदारों और सभी दरबारियों के आगे बड़े अदब के साथ राजा व रानी से कहा, मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। मैं मछुए का बेटा हूँ, इसलिए मुझे इस सुख से तनिक भी खुशी नहीं हुई। मैंने केवल शादी की इस घोर शर्त को रद्द कराने के लिए ही ऐसा किया है। यह कहने के बाद उसने राजकुमारी पर एक नजर डाली, फिर राजा और रानी के सामने नतमस्तक होने के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए महल के दरवाजे से बाहर चला गया। उस समय महल के सब लोग चकित से खड़े रह गए। गुस्से से राजकुमारी का मुंह लाल पीला हो गया और उसने चुपचाप अपना जादुई आईना उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, उइगर जाति की लोक कथा जिसका नाम है मछुए का बेटा शाओतुंग। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा
सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर उन 3 युवा राजकुमारों को मंडप के पीछे एक एकांत कक्ष में ले गया, जहाँ उसने सप्तर्षि मंडल का एक नक्शा बनाकर उनसे अनुरोध किया कि वे आंखें बंद कर लें और ध्यान लगाकर उसके समक्ष दंडवत प्रणाम करें। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर तिलिस्मी शब्दों का उच्चारण किया गया, मंत्र पढ़ा गया और तीनों राजकुमारों के हृदय में जादुई फूंक मारी गई। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। यह देखकर राजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने थान महाभिक्षु और उसके तीनों शिष्यों के लिए एक अन्य शाकाहारी भोजन का आयोजन किया। भोजन स्थल के सामने तीनों राजकुमारों को उनके हथियारों से संबंधित युद्ध कला सिखाई गई। हालांकि युवा राजकुमारों ने कुछ युक्तियां और क्रियाओं के अभ्यास में सफलता पा ली थी, लेकिन अभ्यास में उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ा। सिलसिलेवार अनेक क्रियाओं को सीखने पर तो वे पूरी तरह से हाँफने लगे और अपना अभ्यास जारी नहीं रख पाए। इसके अलावा जिन हथियारों को वे इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें रूपांतरण की क्षमता थी। जब राजकुमार आगे बढ़ते, पीछे हटते, आक्रमण करते या फिर ऊपर उठते, तो हथियार भी छोटे हो जाते, बढ़ जाते या फिर खुद ही आश्चर्यजनक ढंग से बदल जाते। लेकिन राजकुमार तो दरअसल मरणशील प्राणी थे और शास्त्रों की गति के साथ कदम मिलाना उनके लिए संभव नहीं था। उस दिन काफी वक्त बीतने के बाद भोज समाप्त हुआ। अगले दिन तीनों राजकुमार फिर एक बार धन्यवाद देने के लिए आए और बोले, देवी गुरुजनों, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें शक्ति प्रदान की है। लेकिन जब हम आपके दैवी शस्त्रों को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। हम अपने लोहारों के जरिए इन हथियारों की हल्की प्रतिकृतियां तैयार कराना चाहते हैं। हम नहीं जानते आपको यह मंजूर होगा या नहीं। उनकी बात सुनकर शूकर बोला, बहुत खूब, इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है। तुम्हें अपने हथियार खुद बना लेने चाहिए, क्योंकि तुम हमारे हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और फिर धर्म की रक्षा करने और दैत्यों को हराने के लिए हमें उनकी जरूरत भी है। तब राजकुमारों ने अपने लोहारों को बुला भेजा। उन्होंने राजकुमारों के महल के सामने के आंगन में कार्यशाला कायम की और वहां हथियार ढालने शुरू कर दिए। शस्त्र निर्माण का काम बिना रुके दिन रात चलता रहा। ये शस्त्र ऐसे थे जिन्हें सांचांग के शिष्यों ने हमेशा अपने पास ही रखा था और एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं होने देते थे। आमतौर पर वे उन्हें अपने शरीर में छिपा लेते थे। उस रात एक प्रेत आत्मा तीन्द्वाशीष नामक पर्वत पर बाघ मुख नामक गुफा में रात का पहरा दे रहा था। यह जगह नगर से केवल 25 कोस दूर था, इसलिए प्रकाश और मंगलकारी भाप को प्रेत आत्मा ने देख लिया था। अपने मेघयान पर बैठकर जांच पड़ताल करने के बाद उसने देखा कि वह रोशनी नगर से आ रही है। उसने अपने मेघयान नीचे उतार लिया और निकट से देखने के लिए उसके स्रोत के पास जा पहुंचा। जब उसे पता चला कि यह प्रकाश शस्त्रों से निकल रहा है, तो वह बहुत खुश हुआ और खुश होकर सोचने लगा, वाह, कितने अद्भुत शस्त्र है ये, कितनी शानदार निधि है ये। पता नहीं किसके शस्त्र है ये और कोई इन्हें यहाँ न जाने क्यों छोड़ गया है। शायद मेरे भाग्य का सितारा चमकने वाला है। मैं इन्हें उठा लाऊंगा, जरूर उठा लाऊंगा। अब क्या था, उसने एक प्रचंड झंझावात तय की और शस्त्रों को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। बहुत मेहनत करने के बाद उस रात सभी लोहार थक कर चूर हो गए और अगले दिन सुबह सवेरे ही उठकर फिर से काम शुरू करने के इरादे से जल्दी सो गए। दूसरे दिन जब वे उठे तो तीनों शस्त्र चटाई की पनाहगाह से गायब हो चुके थे। डर के मारे उनके होश उड़ गए और वे चारों तरफ ढूंढने लगे। जब तीनों युवा राजकुमार अंदर से बाहर निकलकर उन्हें देखने आए तो सभी लोहारों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, युवा मालिकों,
हम नहीं जानते कि देवी गुरुजनों के तीनों हथियार कहाँ गायब हो गए हैं। जब युवा राजकुमारों ने यह सब सुना तो वे डर के मारे थर 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 कांपने लगे और बोले, हम सोचते थे कल रात हमारे गुरुजनों ने उन्हें कहीं संभाल कर रख दिया होगा। वे दौड़कर धुंध मंडप में गए जहाँ सफेद घोड़ा पटरी पर पहले की तरह ही बंधा हुआ था। वे जोर से चिल्लाए बिना रह नहीं सके। गुरुजनों, क्या आप अभी सो रहे हैं? भिक्षुरितात्मा ने जवाब दिया और राजकुमारों को अंदर बुलाने के लिए अपने कक्ष का दरवाजा खोल दिया। हम लोग जाग रहे हैं। जब राजकुमारों ने यह देखा कि शस्त्र वहाँ भी नहीं है तो उन्होंने घबरा कर पूछा, गुरुजनों, क्या आपने अपने शस्त्रों को कहीं संभाल कर रख दिया है? वानर ने उछल कर जवाब दिया, नहीं तो। राजकुमारों ने बताया, तीनों हथियार कल रात से ही गायब है। शूकर ने खड़े होकर पूछा, क्या मेरा पाचा सही सलामत है? राजकुमारों ने जवाब दिया, जब हम लोग कुछ देर पहले यहाँ आए उस समय सभी लोगों ने ढूंढ रहे थे। जब शस्त्र किसी को नहीं मिले तो हमने सोचा शायद उन्हें आपने कहीं संभाल कर रख दिया होगा। यही वजह है कि हम आपसे पूछने आए हैं। लेकिन आपके शस्त्र छोटा बड़ा आकार कुछ भी धारण कर लेते हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हमें छलावा देने के लिए उन्हें किसी जगह छिपा दिया हो? वानर बोला, नहीं, हमने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया है। चलो हम सब मिलकर उसको तलाश करते हैं। जब सब लोग राजमहल के प्रांगण के अंदर चटाई पनाहगाह में गए और वहां जाकर उन्होंने देख लिया कि हथियार सचमुच गायब हो गए हैं तो शूकर बोला, हमारे हथियारों को जरूर तुम लोहारों ने चुरा लिया होगा। उन्हें फौरन वापस करो, अभी वापस करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। लोहारों ने बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए और आंसू बहाते हुए निवेदन किया, महोदय, कल रात अचानक हमारी आँख लग गई थी क्योंकि हम कई दिनों से लगातार काम कर रहे थे। आज सुबह जब हमारी आँख खुली तो हथियार गायब हो चुके थे। हम लोग आम आदमी हैं, उन देवी शस्त्रों को तो अपनी जगह से हिला भी नहीं सकते। हमें जान से ना मारिए महोदय, हमें जान से ना मारिए। वानर कुछ देर मौन रहा, फिर गहरा अफसोस जाहिर करता हुआ बोला, यह हमारा ही कसूर है। उनकी नकल तैयार करने के लिए एक बार लोहारों को दिखाने के बाद हम उनको अपने पास ही रख लेते तो अच्छा रहता और हमें यहाँ उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं सोचता हूँ हमारी इन मूल्यवान निधियों से प्रकट होने वाले उज्जवल मेघों और प्रकाश से आकर्षित होकर कोई राक्षस रात में यहाँ आ गया होगा और हथियारों को चुरा ले गया होगा। शूकर ने जवाब दिया, यह तो बड़ी बेकार बात है भैया। यह एक शांत और निरापद जगह है, कोई बीहड़ जंगल या पहाड़ तो नहीं है। यहाँ कोई राक्षस भला कैसे आ सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि इन दुष्ट लोहारों ने ही हमारे शस्त्र चुराए हैं। उनसे निकलने वाले प्रकाश को देखकर उन्हें पता लग गया होगा कि ये मूल्यवान निधियां हैं। ये लोग कल रात अपने पूरे गिरोह के साथ इन हथियारों को उठा ले गए होंगे या बाहर घसीट ले गए होंगे। इन्हें मेरे सामने लाओ, मैं इनका सिर तोड़ देना चाहता हूँ। लोहारों ने दंडवत प्रणाम किया और बार बार निवेदन किया कि वे बेकसूर हैं। शोरगुल सुनकर राजा भी बाहर निकल आया। जब उसे पता चला कि क्या हुआ है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धीमी सी आवाज में कुछ देर तक मन ही मन कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए उसने कहा, देवी गुरुजनों, आपके शस्त्र मरणशील प्राणियों के शस्त्र नहीं थे। उन्हें हिलाना 100 से ज्यादा लोगों के लिए भी संभव नहीं था। मेरा परिवार इस नगर में 5 पीढ़ियों से शासन करता आ रहा है। मैं डेंगे नहीं मार रहा। एक नेक व्यक्ति के रूप में मेरी कुछ न कुछ प्रतिष्ठा जरूर है। जो असैनिक, सैनिक और हस्तशिल्पी यहाँ रहते हैं,
वे यहाँ के कायदे कानूनों से बहुत डरते हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि वे ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप सब देवी गुरुजन अपनी राय पर फिर से एक बार विचार करेंगे। वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर से विचार करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही निर्दोष लोहारों को दोषी ठहराने की जरूरत है। मैं राजकुल महामान्य से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके नगर के आसपास पर्वतों और जंगलों में कोई दुष्ट राक्षस भी रहते हैं? तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।